गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर को जल्द ही मिल सकता है राज्य का दर्जा, वित्त मंत्री ने पहले संकेत दिया फिर बात को संभाला। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संकेत दिया है कि केंद्र जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने के बारे में विचार कर रहे हैं। तो दोस्तों, वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में एक इवेंट में केंद्र की तरफ से राज्य को दिए जाने वाले फंड के बारे में बता रही थी, जब उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर फिर से राज्य बन सकता है। हालांकि दोस्तों, फिर उन्होंने अपनी बात को संभालते हुए कहा कि ऐसा आने वाले समय में हो सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि शनिवार को सेंट्रल स्टेट रिलेशन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म द पाथ टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत का नाम के इवेंट में निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है, इसलिए आज राज्य को टैक्स में से 42% तक अमाउंट दिया जाता है। और दोस्तों, इनमें फिलहाल 41% कम है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा और यह जल्द ही राज्य बन जाएगा। हो सकता है कुछ समय बाद ऐसा हो। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने कहा है कि मैं बिना भ्रष्टाचार के पारदर्शिता के साथ अपना काम कर रही हूं और मैं भाजपा शासित प्रदेशों और गैर भाजपा शासित प्रदेशों में कोई फर्क नहीं करती हूं और सभी लोगों को सरकार के भरोसे होना चाहिए। उन्हें अपनी ताकत पर और सरकार की ताकत पर पूरा भरोसा होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हिमाचल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी भाजपा, चुनावी घोषणा पत्र में 8 लाख रोजगार, महिलाओं को फ्री सिलेंडर का वादा भी किया। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने आज हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। तो दोस्तों, पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे शिमला में लॉन्च किया। वही दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के संकल्प पत्र में 11 मुख्य बातें शामिल है और वही घोषणा पत्र में समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सिकंदर कुमार ने बताया कि हर वर्ग को ध्यान में रखकर संकल्प पत्र तैयार किया गया है और यह जनता के विश्वास का संकल्प पत्र है। इसके लिए करीब 25,000 लोगों से सुझाव लिए गए। तो दोस्तों, आपको बता दें सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण, 12 जिलों में बालिका छात्रावास का निर्माण होगा और हिम केयर कार्ड से कवर न होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए महिलाओं को स्त्री शक्ति कार्ड देंगे। वही दोस्तों, 12वीं कक्षा में 5,000 रैंक वाले छात्राओं को 2,500 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति मिलेगी और गरीब परिवार से 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को अटल पेंशन योजना में शामिल करेंगे। वही देवी अन्नपूर्णा योजना से गरीब महिलाओं को 3 फ्री रसोई गैस सिलेंडर मिलेंगे और मुख्यमंत्री शगुन योजना में बीपीएल परिवारों को 31,000 की जगह 51,000 रुपए देंगे। और दोस्तों, माता और नवजात की देखभाल के लिए महिलाओं को 25,000 की राशि मिलेगी और महिलाओं को होम स्टे चलाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। वही दोस्तों, स्कूल जाने वाली बच्चियों को साइकिल और स्कूटी मिलेगी और 900 करोड़ रुपए का कॉर्प्स फंड क्रिएट होगा। वही दोस्तों, सभी गाँव को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं से जोड़ा जाएगा और 5,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और 8 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा भी की है। यही दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हरियाणा की आदमपुर सीट पर बीजेपी जीती, भव्य बिश्नोई को करीब 16,000 वोटों से जीत, कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। तो दोस्तों, हरियाणा के हिसार जिले में आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई जीत गए हैं। तो दोस्तों, उन्हें 15,714 वोटों से जीत मिली है। वही दोस्तों, भव्य पूर्व सीएम भजनलाल परिवार की तीसरी पीढ़ी से है जो चुनाव लड़े। तो दोस्तों, जीत का पता लगते ही भव्य के समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए पटाखा फोड़कर जश्न मनाया और दोस्तों, पिछली बार उनके पिता कुलदीप बिश्नोई यहाँ से जीते थे। हालांकि दोस्तों, कांग्रेस छोड़ने के बाद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यह उपचुनाव करवाने पड़े। वही दोस्तों, इसी के साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि उपचुनाव में कुल 22 उम्मीदवार चुनौती मैदान में है और मतगणना के लिए कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश, भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई के पिता कुलदीप बिश्नोई और आपके सत्येंद्र सिंह भी मतगणना के केंद्र पहुंच गए हैं। वही दोस्तों, इनमें से मुख्य मुकाबला भाजपा के भव्य, कांग्रेस के जयप्रकाश, इनेलो के कुलडार राम नंबर दास और आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह के बीच है। वही दोस्तों, आपको बता दें कुलदीप बिश्नोई ने 2016 में हरियाणा जनहित कांग्रेस का कांग्रेस में विलय किया था और दोस्तों, नाराज कुलदीप ने राज्यसभा चुनाव के कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन की बजाय भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को वोट दिया। वही दोस्तों,
दोस्तों अजय माकन चुनाव हार गए और इसके बाद पार्टी ने कुलदीप को कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेंबर के पद से हटा दिया और 3 अगस्त को कुलदीप ने विधायक पद से इस्तीफा देकर 4 अगस्त को भाजपा ज्वाइन कर ली थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आलिया ने बेटी को जन्म दिया, कपल ने कहा यह जिंदगी की सबसे अच्छी खबर। तो दोस्तों बॉलीवुड एक्टर आलिया भट्ट ने 6 नवंबर को एक बेबी गर्ल को जन्म दिया है। तो दोस्तों फैंस से लेकर सेलेब्स तक आलिया भट्ट और रणवीर को पेरेंट्स बनने की शुभकामनाएं दे रहे हैं। वही दोस्तों आलिया रविवार सुबह ही मुंबई के HN रिलायंस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और दोस्तों मुंबई के गोरेगांव इलाके में मौजूद इसी अस्पताल में कपूर फैमिली के नए मेंबर ने आंख खोली है। तो दोस्तों सोशल मीडिया पर आलिया ने बेबी के आने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है और आलिया ने पोस्ट में कहा है कि हमारी जिंदगी की बेस्ट न्यूज आ गई, हमारा बेबी इस दुनिया में आ गया है और वो कमाल की लड़की है। तो दोस्तों इस खुशी को जाहिर करना मुश्किल है और हम एक ब्लेस्ड पेरेंट्स बन गए हैं। प्यार 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 आलिया और रणवीर। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में आलिया की गोद भराई की रस्म भी हुई थी और इस सेरेमनी में बीट टाउन के कई सेलेब भी शामिल हुए थे। तो दोस्तों रस्मों में भट्ट और कपूर खानदान कपल और उनके होने बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचा और इस गोद भराई की कई फोटोज आलिया ने खुद सोशल मीडिया पर भी शेयर की थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सोने के दामों में तेजी, जबकि चांदी के दाम आज भी हुए महंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि सोने के दाम में तेजी देखने को मिल रही है जबकि चांदी भी महंगी हो गई है। तो दोस्तों ऐसे में अगर आप आज सोने खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए हम आज के सोने चांदी की कीमतों की जानकारी दे देते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज 22 कैरेट सोने के 1 ग्राम के दाम 4,793 रुपए है जबकि कल की कीमत 4,743 रुपए थी। यानी दोस्तों 1 ग्राम के दाम में 50 रुपए की तेजी आई है। वही दोस्तों भोपाल और इंदौर सराफा बाजार में 22 कैरेट के 8 ग्राम सोने की कीमतें 38,344 रुपए है जबकि कल की कीमत 37,944 रुपए थी। यानी दोस्तों कीमत में 400 रुपए बढ़े है। वही दोस्तों 24 कैरेट के 1 ग्राम सोने की कीमत 5,033 रुपए है और दोस्तों इसी तरह 24 कैरेट के 8 ग्राम सोने के दाम 40,264 रुपए है। वही दोस्तों अगर चांदी की बात करें तो चांदी की कीमतों में आज इजाफा देखने को मिला है। तो दोस्तों आज 1 ग्राम चांदी की कीमत 66.3 रुपए है जबकि दोस्तों कल इसकी कीमत 64 रुपए थी। यानी दोस्तों 1 ग्राम के दामों में 2.3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वही दोस्तों 1 किलोग्राम चांदी की बात करें तो इसकी कीमत आज 66,300 रुपए है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भारत ने चीनी के निर्यात पर लगाई रोक और दुनिया भर में बढ़ेंगे शुगर के भाव। तो दोस्तों भारत ने साल 2022 और 23 के लिए शुगर एक्सपोर्ट का कोटा घटा दिया है। तो दोस्तों दुनिया भर में खाद्य पदार्थ की बढ़ती महंगाई के बीच भारत के लोगों को चीनी खरीदने में दिक्कत ना हो इसलिए भारत ने चीनी के निर्यात के कोटे में कमी की है। वही दोस्तों दुनिया भर में चीनी के सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील से चीनी का निर्यात सबसे पहले कम हुआ है और दोस्तों इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि दुनिया भर में अब चीनी के भाव में वृद्धि हो सकती है। तो दोस्तों भारत ने चीनी मिलों से कहा है कि वह 31 मई तक विदेश में 6 मिलियन टन चीनी बेच सकते हैं और खाद्य मंत्रालय के एक निदेशक ने जानकारी दी है कि भारत सरकार अक्टूबर 2023 तक अधिक चीनी के निर्यात की इजाजत दे सकती है। तो दोस्तों साल 2021 से 22 में 11.2 मिलियन टन चीनी का निर्यात हुआ था और दोस्तों दुनिया भर में खाद्य पदार्थ की आपूर्ति प्रभावित होने की वजह से कई देशों में महंगाई 4 से 5 दशक के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी और दोस्तों भारत ने अब चीनी के निर्यात का कोटा घटा दिया है और इस वजह से ग्लोबल मार्केट में चीनी के भाव में काफी तेजी होने की आशंका जताई जा रही है। तो दोस्तों पिछले सोमवार को खबर आई थी कि भारत पहली खेप में 6 मिलियन टन चीनी के निर्यात की इजाजत दे सकता है। तो दोस्तों इसी तरह बाद में 3 मिलियन टन चीनी की बिक्री की इजाजत मिल सकती है और यह भारत में चीनी उत्पादन के स्पीड पर निर्भर करता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। ट्विटर की ब्लू टिक वाली स्कीम 5 देशों में शुरू, अभी iOS यूजर को देना होगा चार्ज। ट्विटर के को-फाउंडर ने लोगों से माफी मांगी। तो दोस्तों ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए $8 वाले प्लान की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल यह प्लान iOS यूजर के लिए ही शुरू किया गया है। तो दोस्तों इस स्कीम की शुरुआत अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन में की गई है। वही दोस्तों दूसरी ओर से ट्विटर के को-फाउंडर जैक डॉर्सी ने कर्मचारियों से माफी मांगी है और दोस्तों उन्होंने कहा कि यह मेरी ही गलती थी जो मैंने कंपनी को बहुत कम समय में ही बड़ा बना दिया और मैं
मैं मानता हूँ कि कई लोग मुझसे नाराज हैं और मेरे कारण आप सब ऐसी स्थिति में हैं। तो दोस्तों ट्विटर में काम करने वाले पूर्व और वर्तमान के लोग मजबूत और प्रतिभावना है। वही दोस्तों वे हमेशा अपना रास्ता खोज लेंगे, चाहे कितना भी कठिन समय ही क्यों ना हो। तो दोस्तों जैक डॉर्सी ने लिखा कि मैं सभी का आभारी हूँ जिन्होंने कभी ट्विटर के लिए काम किया। वही दोस्तों एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद कर लगभग 7500 कर्मचारियों में से 3500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है और ट्विटर के नए मालिक ने ब्लू टिक की कीमत $8 यानी करीब 661 रुपए प्रति महीने रखी है। हालांकि अलग अलग देशों में इसका चार्ज अलग होगा और भारत में इसकी कीमत क्या होगी इसके बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। तो दोस्तों उन्होंने ट्वीट कर साफ कर दिया है कि अब कोई भी पेमेंट कर ब्लू टिक ले सकता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हिमाचल में बीजेपी कंट्रोवर्सी के नायक बने नड्डा, नेताओं के झगड़े में घसीटे गए पीएम नरेंद्र मोदी, मैनेजमेंट स्किल्ड पार्टी के प्रबंधन पर ही सवाल। तो दोस्तों हिमाचल बीजेपी में बगावत थमने का नाम ही नहीं ले रही है। वही दोस्तों अब इस कंट्रोवर्सी के नायक बनकर नड्डा उभर रहे हैं और भाजपा में चल रही संतुलनी लड़ाई में पीएम मोदी को भी घसीट लिया गया है। तो दोस्तों दरअसल प्रदेश नेताओं ने प्रधानमंत्री से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की शिकायत की है। तो दोस्तों मैनेजमेंट स्किल पार्टी ने प्रबंधन पर सवाल खड़े किए हैं। तो दोस्तों जिस तरह कृपाल परमार ने जेपी नड्डा पर जलील करने के आरोप लगाए हैं, उसी तरह का गुबार पार्टी से बागी हुए 21 नेताओं के मन में भी है जो कभी ना कभी फूट सकता है। तो दोस्तों संभव है कि कई बागियों का गुबार 12 दिसंबर को रिजल्ट के बाद निकल सकता है और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि बागियों में से कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने ताउम्र अपने पसीने से पार्टी को सींचा है और जब टिकट मांगा तो चुनाव मैदान से हटने को कहा जा रहा है। तो दोस्तों चुनाव टिकट कटने पर जिस तरह की पहली प्रतिक्रिया को सिटिंग एमएलए व मंत्रियों के सामने आई है, तो दोस्तों उससे आदर्शवादी पार्टी में डिटेक्टरशिप चरम पर लग रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यदि ऐसा नहीं होता है या कार्यकर्ताओं की पूछ होती है तो 68 विधानसभा में से 20 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी को बागवत नहीं झेलनी पड़ती और अब इन्हें मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को फोन करने पड़ रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। तिरुपति मंदिर के पास है 2.26 लाख करोड़ की संपत्ति। ट्रस्ट ने कहा 10.3 टन सोना और 16,000 करोड़ रुपए बैंकों में जमा। तो दोस्तों तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने पहली बार मंदिर की कुल संपत्ति की घोषणा की है। तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को श्वेत पत्र जारी किया गया है। तो दोस्तों जिसमें बताया गया कि मंदिर का करीब 5300 करोड़ का 10.3 टन सोना और 15,938 करोड़ नगद राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा है और मंदिर की कुल संपत्ति 2.26 लाख करोड़ की है। वहीं दोस्तों ट्रस्ट के कार्यकारी अधिकारी एवी धर्म रेड्डी ने बताया कि वर्तमान ट्रस्ट बोर्ड ने 2019 से अपने इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन को मजबूत किया और 2019 में कई बैंकों में 13,025 करोड़ नगद था जो बढ़कर 15,938 करोड़ हो गया है और पिछले 3 सालों के इन्वेस्टमेंट में 2,900 करोड़ की वृद्धि हुई है। वही ट्रस्ट के शेयर किए गए बैंक वाइज इन्वेस्टमेंट में टीडीडी के पास 7,339.74 टन सोना जमा हो गया है जो पिछले 3 सालों में 2.9 टन बढ़ गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। जहरीली बनी हुई दिल्ली की हवा, हर 5 में से 4 परिवार बीमार हो रहा, अस्थमा और सांस के मरीज बढ़े। तो दोस्तों दिल्ली एनसीआर की हवा बीते कुछ दिनों से जहरीली बनी हुई है। वही दोस्तों शनिवार को दिल्ली में AQI 403 दर्ज किया गया जो बेहद खतरनाक माना जाता है। तो दोस्तों AQI की हवा की क्वालिटी मापने का पैमाना होता है और एक सर्वे के मुताबिक प्रदूषण के चलते हर 5 में से 4 परिवार बीमार हो रहे हैं। वही दोस्तों अस्थमा और सांस लेने में तकलीफ और ब्लड प्रेशर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों शनिवार को भी दिल्ली के 19 स्टेशनों पर हवा का स्तर गंभीर रहा और मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के 14 स्टेशनों पर हवा का स्तर सुधर रहा। वही दोस्तों बढ़ते पॉल्यूशन के चलते दिल्ली सरकार ने 5वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए हैं और सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। वही दोस्तों इसके साथ ही बाजारों और दफ्तरों के समय में भी बदलाव की तैयारी की जा रही है। हालांकि दोस्तों ईवी और सीएनजी वाहन चलते रहेंगे और दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इन अहम फैसलों की घोषणा की है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि पर्यावरण विशेषज्ञ सचिन पवार ने बताया है कि रविवार के बाद दिल्ली में हवा की दिशा में और भी बदलाव होगा और हवा कुछ तेज चलेगी और नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट से चलने वाली हवा की क्रॉस वेंटिलेशन का लगभग 60% असर होगा। इसका प्रदूषण पर मामूली प्रभाव पड़ेगा और गंभीर श्रेणी से हवा का स्तर बेहद खराब और खराब स्तर पर आएगा।
जाएगी। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।